ठीक है। ठीक है सर। ठीक है सर। देखो, फ्रिक्शन फ्रिक्शन की बात करते हैं। तो फ्रिक्शन में क्या होता है कि जब भी दो बॉडी कांटेक्ट में होती हैं तो उनके बीच में कुछ ना कुछ एक फोर्स जनरेट ज़रूर होता है। ठीक है। अगर वो बॉडी परफेक्टली स्मूथ नहीं है तो डेफिनेटली उनके बीच में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन फोर्स ज़रूर लगेगा। अब क्यों लगता है, इसके दो कॉन्सेप्ट होते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है कि अगर जैसे एक बॉडी ए है एक बॉडी बी है तो उनके बीच में इंटरलॉकिंग होने लगती है। कोई बॉडी बॉडी स्मूथ तो है नहीं, बिल्कुल प्लेन तो है नहीं। हर बॉडी कैसी है, कुछ ना कुछ उसमें इरेगुलरिटीज हैं। तो उन इरेगुलरिटीज की वजह से अगर ये बॉडी वो एक दूसरी नहीं मोशन का क्या करेगी, अपोज करेगी। तो मोशन का अपोज करना ही हमारा क्या है, फ्रिक्शन का काम होता है। ये तो एक ओल्ड व्यू हो गया। न्यू व्यू में क्या कहते हैं कि कोई भी बॉडी, जैसे कि दो बॉडीज हैं एक दूसरे से अगर बिल्कुल परफेक्टली कनेक्टेड हैं तो उन दोनों के बीच में क्या लगता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्स दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है हमेशा। तो उस फोर्स की वजह से ये क्या करता है, इसको आगे जाने के लिए रोकता है, जो कि फ्रिक्शन फोर्स का काम करता है। ठीक है। और फ्रिक्शन फोर्स बेसिकली कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्टली क्या होता है कि जितना भी ये एरिया, जैसे कि ये मास है, इस पे डिपेंड करेगा। और ये जरूरी नहीं है कि ये पूरा एरिया इसका कवर करे। इसके कुछ एरिया में होगा जो इससे कनेक्टेड होगा और कुछ एरिया इससे कनेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि परफेक्टली स्मूथ सरफेस नहीं है। तो जितना एरिया कनेक्टेड है सिर्फ उसी एरिया पे ये क्या करेगा, एक्चुअल कॉन्टैक्ट एरिया पे डिपेंड करेगा, रियल एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। और दूसरा एक इस जिसकी बात से कि इधर डायरेक्शन में फोर्स ये फ्रिक्शन रेट होता है एफ आर ये का। किस पे डिपेंड करता है, नॉर्मल फोर्स पे डिपेंड करता है। नॉर्मल फोर्स कौन सा है, ये हमेशा फोर्स। ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स हम जैसे देख भी सकते हैं कि अगर ये एफ है और ये एम जी हमेशा नीचे लगेगा और इसका नॉर्मल फोर्स हमेशा एफ आर जो फॉर्मूला हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कितनी आएगी, एन दिया जाएगा क्योंकि एन और एम जी लगने एक्सेलरेशन है, इसमें रेस्ट पे रखा हुआ है। हम बात करते हैं, यहाँ पर फोर्स देखो इस डायरेक्शन में लग रहा है। अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इसको हम, और ये एंगल थीटा है तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक आएगा एफ कॉस थीटा, एक आएगा एफ साइन थीटा। अब देखो इस वर्टिकल डायरेक्शन में है, वीडी बनाओ जरा। तो एन इज इक्वल टू क्या बनेगा, एन माइनस एफ जी एन प्लस एफ साइन थीटा इज टू एम जी हो जाएगा ना, क्योंकि एक ये फोर्स ऊपर की तरफ है और ये एन फोर्स ऊपर की तरफ है। नीचे की तरफ क्या है, सिर्फ एम जी, और हमें निकालना क्या है, एन। तो एन हो रही है बात, ये हम लोग पढ़ चुके हैं सारा पहले। फिर नॉर्मल वैल्यू हम लोग सीख रहे हैं। अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो एक तो फोर्स आएगा एफ कॉस थीटा इधर और एफ साइन थीटा इधर। ठीक है। तो अब देखो एम जी प्लस एफ साइन थीटा, एम जी प्लस साइन थीटा हो गई। सर आपकी आवाज सिमिलरली ये कट रही। वेज वाला एग्जांपल भी हम लोग देख चुके हैं। ओके। सिमिलरली हम लोग वेज वाला एग्जांपल भी देख चुके हैं। वेज वाले एग्जांपल में क्या होता था, एम जी नीचे की तरफ लगता था और नॉर्मल फोर्स के साथ जो एंगल बनता था वो एम जी कॉस जाता था, और एक इसके अपोजिट जो जाता था वो एम जी साइन थीटा हो जाता था। ये हम लोग पढ़ा हुआ है। तो एन की वैल्यू कितनी आ जाती थी, एम जी कॉस थीटा आ जाती थी। तो एन की वैल्यू एम जी कॉस थीटा आ गई। सिमिलरली कैसा भी फ्रेम हो हम लोग देख लेंगे कि उसकी नॉर्मल की वैल्यू कितनी होगी। ओके।
अच्छा, टाइप्स फ्रिक्शन फोर्स, वो सॉलिड बॉडी के बीच में लगता है, ठीक है। फ्लूइड फ्रिक्शन जो दो लिक्विड के बीच में लगता है, एक लिक्विड की लेयर ये है, एक लिक्विड की लेयर ये है, इन दोनों लिक्विड की लेयर के बीच में जो लगता है उसे हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं या विस्कोसिटी। विस्कोसिटी पढ़ा हुआ है आप लोगों ने? नहीं पढ़ा होगा, आगे पढ़ोगे। इंटरनल फ्रिक्शन क्या होता है कि एक सॉलिड बॉडी है, ठीक है, इसको आप अगर ब्रेक करने की कोशिश करो, ऊपर से प्रेशर लगाओ, ठीक, तो इसके अंदर जो इंटर मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। तो इसकी फोर्स, एक और ड्राई फ्रिक्शन फोर्स के बारे में पढ़ना है। तो ड्राई फ्रिक्शन फोर्स दो टाइप का होता है, एक स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है और एक काइनेटिक या इसे डायनामिक या स्लाइडिंग में से कोई। ये होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, इसे क्या बोलते हैं, जब एक बस क्या कर रहा है, इस पे फोर्स लग रहा है और ये मूव अभी नहीं किया है, करने वाला है, ठीक है, जब ये करने वाला है और रेस्ट पे, तब वहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। और ये क्या करेगा, जो ये स्लाइड कर रहा है बॉडी, इसका अपोज करने की कोशिश करेगा और ठीक है, इसे बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। और काइनेटिक फ्रिक्शन, जैसे कि ऑलरेडी एक बॉडी ये है बड़ी सी और एक छोटा सा इस पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है ऑलरेडी, ठीक है, ये क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंच जाएगा, मतलब इसमें वी वेलोसिटी है या कुछ एक्सेलरेशन। तो क्या करेगा, तो इसमें तो फ्रिक्शन फोर्स लगा, डायनामिक फ्रिक्शन फोर्स या स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर? अच्छा, अब लॉज ऑफ लिमिटिंग रिएक्शन फोर्स देखो, क्या होता है कि आपको एक एग्जांपल देते हैं। एक बहुत, उसको आप थोड़ा धक्का दे दो तो वो अपने आप थोड़ा सा उसकी कुछ वेलोसिटी भी आ जाएगी, हल्का सा फोर्स आपने फेंका और वो कुछ वेलोसिटी से मूव कर गया। लेकिन आप एक स्क्वायर रख दो अर्थ पे और और जब भी बढ़ेगा फिर रुक जाए, मतलब बॉडी के शेप पे डिपेंड हमारा फ्रिक्शन फोर्स, और उस पे हम लोग कितना फ्रिक्शन की फोर्स, अगर फोर्स सर आपकी लगाएंगे आवाज तो ही नहीं वो आ मूव रही। करेगा, और अगर कम फोर्स सर लगाएंगे तो। आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। हेलो, हेलो। हाँ। सर बीच बीच में पूरा गायब हो जा रहा है। अच्छा 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 अच्छा, चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे ट्राई करते हैं फिर से यहाँ से। लॉज ऑफ लिमिटिंग रिएक्शन का मतलब अभी बता रहे थे, हम एग्जांपल दे रहे थे, वो सुनाई पड़ा था? नहीं सर, पूरा कट गया था पूरी आवाज। हेलो। नहीं नहीं। अच्छा, हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि सपोज एक बहुत बड़ा स्क्वायर है, ठीक है, उसको आप पुश कर रहे हो, ठीक, उसको कि ये स्क्वायर है, इसको आप पुश कर रहे हो, तो क्या होगा, ये अर्थ है हमारा, तो बस उतनी ही देर तो ये आगे ट्रेवल करेगा, उससे आएगा, है ना। तो अगर इसका मतलब ये एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है, जो कि क्या कर रहा है, हमारे फोर्स को अपोज कर रहा है और कॉन्टिन्यूसली लगा रहा है। और अगर आप थोड़ा सा कम फोर्स लगा रहे हो तो ये क्या ब्लॉक मूव ही नहीं करेगा, ठीक, फिर आपने थोड़ा और लगाया, मूव नहीं होगा, जब आपने आप तभी ये ब्लॉक मूव करेगा, अदरवाइज ये ब्लॉक मूव ही नहीं करेगा, ठीक है। तो वो जो एक लिमिट से ज्यादा फोर्स है, वो क्या है, लिमिट फोर्स लगाओगे उसके बाद ही ब्लॉक मूव करना स्टार्ट करेगा, और वो लिमिटिंग फोर्स हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, वही हमारा होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, और उसे एफ एल, वो भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, नॉर्मल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नॉर्मल फोर्स कैसे निकालते हैं हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब देखो, अब ये एफ एल अगर हम लोग इसकी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा,
और कांस्टेंट को हम लोग म्यू से डिपेंड करते हैं, और एन तो है ही पहले से, तो ये हमारा फोर्स क्या आएगा, एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। ठीक है, और अब देखो ये तो हमारा लिमिटिंग हो गया, क्योंकि हमारी बॉडी चीजें सेम आएंगी। जो एफ एल था वो क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, और एफ के की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू के, और यहाँ पर इसे म्यू एल भी लिख सकते हो। ठीक है, म्यू एल इंटू एन या म्यू के इंटू एन, दोनों में सारी चीजें सेफ रहती हैं, बस क्या चेंज हो जाता है, इस फोर्स को काइनेटिक फोर्स होने लगते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, और इसे के क्या बोलते हैं, डायनामिक फ्रिक्शन कांस्टेंट, या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट, कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अभी हम लोगों ने बात की दो तरीके के हो सकते हैं, एक स्टैटिक के लिए म्यू एस इज इक्वल टू एफ एल अपॉन एन, और काइनेटिक के लिए म्यू के इज इक्वल टू एफ के अपॉन एन। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रहेगा। तो एफ के आपका क्या है, फ्रिक्शन फोर्स, वो कैसे निकलेगा, म्यू के इंटू एन हो जाएगा, म्यू के इंटू एन। और एफ एल स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकलेगा, एफ एस से भी डिनोट कर सकते हो, एफ एल या एफ एस एक ही बात है, म्यू एस इंटू एन। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों को एक ग्राफ देखते हैं, ग्राफ बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स, जो हम लोग फ्रिक्शन फोर्स लगा रहे हैं और जो कर रहा है उसके अकॉर्डिंग। देखो, अगर हम लोग सपोज फोर्स लगाना स्टार्ट कर रहे हैं, सपोज एक ब्लॉक रखा हुआ है ऐसे अर्थ पे, पहले आपने यहाँ से एक फोर्स, इसकी वैल्यू जीरो है, तो जीरो अगर आप फोर्स लगाओगे तो ये क्या करेगा, ब्लॉक मूव करेगा, नहीं मूव करेगा, वहीं पर रहेगा। ठीक, अब आपने सपोज 1 न्यूटन फोर्स लगाया, बट इसका वेट क्या है, काफी, क्या मूव, ये इधर से आप 1 न्यूटन लगा रहे हो तो अपोज भी कितना कर रहा है, 1 न्यूटन का, जितने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया उतना ही फ्रिक्शन फोर्स लगा। ठीक, फिर आपने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया तब भी ब्लॉक नहीं मूव किया, तो 2 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लगा। फिर आपने 3 न्यूटन का लगाया तब भी ब्लॉक मूव नहीं किया, तब का फ्रिक्शन फोर्स लगा। अब एक टाइम आएगा जब ये ब्लॉक क्या करेगा, आपने एफ एल फोर्स लगाया सपोज 50 न्यूटन का, तो ये 50 न्यूटन का ही अपोज कर रहा है, लेकिन जैसे ही आप उससे ज्यादा फोर्स लगाओगे ये क्या करेगा, ब्लॉक मूव करने लगेगा, तो ब्लॉक मोशन में आ जाएगा। और जैसे ही मोशन में आएगा, अब जैसे ही मोशन में आएगा तो हम लोग कौन सा फ्रिक्शन यूज करने लगेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन मूव करने लगेंगे, म्यू एस लगने लगेगा, और म्यू एस की वैल्यू हमेशा म्यू के से थोड़ी सी कम होती है, तो वहां फोर्स क्या लगेगा, कांस्टेंट मोशन में आ जाएगा, और उसे एफ के बोलेंगे। ठीक है, दोनों बातें क्लियर हुई। हेलो श्रेया, शौर्या, यस सर। हेलो। आ रहा है ना समझ में, सुन रहे हो तुम लोग, हाँ हाँ सर। हाँ सुन रहे, ओके ओके। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, निकालो अपनी कॉपी। अ ब्लॉक ऑफ mass 1 kg at rest on rough horizontal having coefficient of static friction is point, coefficient of static friction यानी म्यू एस इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 0.2, एंड काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के की वैल्यू कितनी दी हुई है। ठीक है, फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स, अगर फोर्स 1 तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स इतना है तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, और एफ तो हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो आप क्या करोगे, पहले एफ एस निकाल लो। ठीक है, एफ टू एन, तो पहले निकाल एन के लिए, इसका क्या करने का, एफ बी डी। ठीक, इसका मास 1 kg है। ठीक, तो एम जी नीचे लग रहा होगा और एन ऊपर लग रहा होगा, और तो कोई एम जी,
यानी कि 1 इंटू जी की वैल्यू कितनी है, जी की वैल्यू 10 ले लो, ठीक है, जी की वैल्यू कितनी आ गई 10, और ये 9.8 न्यूटन आ गया इनकी वैल्यू, एन की करो पॉइंट इन 9.8, ये क्या आ जाएगा हमारा फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। ठीक, तो 9.8 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा 1.96 आएगा, कितना आएगा 1.96 न्यूटन आएगा। ठीक, अब 1.9, तो ये क्या इधर मूव करेगा ब्लॉक, बताओ, कोई बताएगा, श्रेया, शौर्य, हेलो, अरे तुम लोग सुन तो रहे हो, हेलो, हेलो, श्रेया, शौर्य, कोई है, ओके। शौर्य तुम हो, हेलो, हेलो सर। हेलो। हाँ श्रेया आवाज, हाँ हाँ श्रेया, हेलो, हाँ सर, वो क्वेश्चन चल रहा था, उसके बाद ही पूरा स्क्रीन रुक गया और मेरा तो बैक भी हो गया। अच्छा, क्वेश्चंस कहाँ तक हुआ था, कुछ समझ में आया था, स्टार्टिंग से बताऊँ ये क्वेश्चन, स्टार्टिंग से ही बता दीजिए। मीन्स जितना ठीक है, समझाए थे उतना तो समझ में आ गया था, फिर वो लिख लिख के जब सॉल्व किए थे उतने में फिर नहीं पता। अच्छा अच्छा, वो कहाँ है शौर्य, आ गई। ठीक है, शौर्य तुम्हें दिख रहा है, हाँ सर। हाँ सर, दिख रहा है। ठीक है, हम फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया था, म्यू हाँ एस सर। की वैल्यू 0.2 थी और म्यू के की वैल्यू 0.15 थी, ठीक है। तो हमने पहले क्या कहा था कि इसका एफ बनाएंगे, एफ क्या बनेगा, एम जी और एन, एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें क्या निकालना है, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकालनी है। अगर फ्रिक्शन फोर्स 1 न्यूटन है, इतना है और इतना है, तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो फर्स्टली क्या करेंगे, एफ एस की वैल्यू क्या होगी, म्यू एस इंटू एन, तो एन फाइंड आउट करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा कि नहीं एन, तो एन की वैल्यू हाँ, कैसे फाइंड आउट होगी, यहाँ से एन इज एम इक्वल जी टू के क्या है एम, बराबर होगी। तो एम की वैल्यू 1 है, जी की वैल्यू 9.8 न्यूटन है, ठीक। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 9.8 न्यूटन आ गई, यहाँ पर पुटअप कर दो, एफ एस आ जाएगा हमारा, एफ एस कितना आया
0.2 इंटू 9.8 दैट इज इक्वल टू 1.96। ठीक, ये एफएस हाँ आया। एफएस कितना है, यानी फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम कितना लग सकता है, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। ये मैक्सिमम कितना है 1.96। और हम अप्लाई कितना कर रहे हैं, सिर्फ 1 न्यूटन अप्लाई कर रहे हैं। हमने इधर कितना लगाया 1 न्यूटन, अपोज कितना कर रहा होगा 1.96। तो ये क्या उधर जा पाएगा, ब्लॉक नहीं। मूव करेगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि अप्लाइड फोर्स कम है। तो अभी भी लेकिन ये किस पे रहेगा, रेस्ट पे ही तो है। रेस्ट पे है तो मतलब जितना हम इधर अप्लाई कर रहे हैं उतना ही ये क्या कर रहा है, इधर अप लगा रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स जब अप्लाइड फोर्स 1 है तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, एफ एस भी कितना होगा 1 न्यूटन ही होगा। ओके, 1। ओके, 1 न्यूटन ही होगा। हाँ अब जब 1.96 न्यूटन लगाया इन्होंने भी, इन्होंने इधर भी 1.96 न्यूटन लग रहा होगा, इधर भी 1.96 न्यूटन लग रहा होगा, क्योंकि 1.96 न्यूटन ये क्या कर सकता है, लगा सकता है। क्या ब्लॉक मूव करेगा, बताओ। नहीं। नहीं करेगा, क्योंकि सेकेंड लॉ क्या कहता था कि जब तक अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, और यहाँ पर ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसलिए हाँ यहाँ पर ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा, रेस्ट पे है, रेस्ट पे ही रहेगा। बट फ्रिक्शन फोर्स अब क्या हो जाएगा, एफएस की वैल्यू सेकेंड केस में 1 पॉइंट कितनी हो जाएगी, 0। 1.9, नहीं, 1.96। 1.96। हाँ ठीक है, ठीक। जितना इधर लग रहा है उतना ही इधर। बट अब थर्ड केस देखो, थर्ड केस में क्या कर दिया है, फोर्स इन्होंने कितना लगा दिया है 2.5 2.5 में। तो ये ब्लॉक क्या करने लगेगा बताओ, मूव करेगा। 1.96 से ज्यादा मूव करेगा ना। और मूव करेगा तो कौन सा हम लोग फ्रिक्शन फोर्स लगाते थे, फ्रिक्शन यूज करते थे, काइनेटिक फ्रिक्शन यूज करेंगे, कौन काइनेटिक। सा यूज। ठीक है, तो अब यहाँ पर एफ के हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, और वो क्या हो जाएगा म्यू के इंटू एन। ठीक है, म्यू के इंटू एन, म्यू के कितना था 0.15 इंटू 1 इंटू 9.8। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये थर्ड केस में आएगा। क्लियर हुआ, तीनों केसेस समझ में आए। हाँ सर। अच्छा, एक और क्वेश्चन, अगर हम इसी में अगर 1.5 न्यूटन का फोर्स लगाएं, अप्लाइड फोर्स, तो बताओ सर फ्रिक्शन आपकी फोर्स आवाज कितना उस होगा। टाइम कट रही थी, पहले पहले जब स्टार्टिंग बता रहे थे आप, तो इसमें हम्म, म्यू क्या है? म्यू है कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अच्छा तो कॉफिशिएंट मतलब ऑफ ये। फ्रिक्शन। एंड ये क्या है, ठीक। काइनेटिक। हम लोगों ने दो कॉफिशिएंट पढ़े थे ना, एक स्टैटिक के लिए पढ़ा था और एक काइनेटिक के लिए पढ़ा था। तो हाँ स्टैटिक का क्या होगा, जब हमारा ब्लॉक रेस्ट पे है तब हम लोग कौन सा फ्रिक्शन कॉफिशिएंट यूज करेंगे, म्यू के यूज स्टैटिक करेंगे, म्यू। स्टैटिक म्यू वाला। एस ना? म्यू के, नहीं ओके। हाँ म्यू अच्छा के, सॉरी सॉरी म्यू एस। म्यू के तो हाँ तब यूज होगा जब काइनेटिक एनर्जी होगी उसके पास, जब वो मोशन में हो। हाँ ठीक है, तब म्यू के यूज करेंगे। ओके, ठीक है सर। क्लियर। अच्छा, अब ये हाँ बताओ, अगर हम यहाँ पर ये अप्लाइड फोर्स की वैल्यू 1.5 न्यूटन कर दें तो क्या होगा, और क्या होगा, और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी बताओ। अप्लाइड फोर्स की वैल्यू 1.5। हम्म, तो क्या ब्लॉक मूव करेगा, हाँ नहीं। नहीं। नहीं, नहीं मूव करेगा, क्योंकि इधर रिपल्शन फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स कितना है, ज्यादा है 1.5। ज्यादा हाँ। तो इस वजह से ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। और क्योंकि रेस्ट पे है तो जितना फोर्स इधर लगेगा उतना ही फोर्स क्या लगेगा, इधर लगेगा। तो तो इधर भी फोर्स 1.5 लगेगा। 1.5 न्यूटन ही आ जाएगा। ठीक है। क्लियर। हाँ सर। ओके, इसका सॉल्यूशन है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, हम शेयर कर देंगे पीपीटी। चलो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, थोड़ा सा टिपिकल भी है बट आपको समझ में आ जाएगा। लेंथ है, एक चेन है, ठीक, जिसकी लेंथ है एल, पूरी चेन की लेंथ कितनी है, एल है। और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है। कैलकुलेट द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द चेन विच कैन हैंग फ्रॉम द टेबल विदाउट स्लाइडिंग। मतलब हम कितना पार्ट चेन का हैंग कर दें कि ये इधर ना मूव करे, है ना, यही क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे कि इस चेन का मास निकाल लेंगे, ये जो लटक रही है इस चेन का मास mg जो होना चाहिए,
वो क्या होना चाहिए, इस यहाँ इस ये जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा इस चेन पे, उसके इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हाँ, क्या करेगा, ये चेन मूव नहीं तो करेगी मूव ऐसे, नहीं करेगा। है ना। तो ये बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। ठीक। एफ एस की हाँ वैल्यू क्या होगी, बताओ जरा, एफ एस की वैल्यू क्या होती है, म्यू इंटू एन, होगी कि नहीं हाँ होगी। और एम जी की हाँ वैल्यू तो वे होगी ही एम जी। अच्छा, लेकिन इतने का मास अलग होगा और इतने का मास क्या होगा, अलग होगा, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एन डैश बोल दें और इसको एम वन डैश बोल दें, क्योंकि मास चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये तो मतलब कुछ अलग ही लेंथ है ना। हमने लेट कर लिया कि वाई लेंथ लटक रही है, और टोटल क्योंकि कितनी थी, एल थी, तो एल माइनस वाई ऊपर रखी हुई है। ठीक। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, ये हो गया, पर ये एन डैश उस जिसे लास्ट में ये बोले क्यों वो किए? क्लियर नहीं हुआ। वो इतना तो हो गया कि दोनों को अगर इक्वल में रखेंगे तो मूव नहीं करेगा, उसके बाद इक्वल में नहीं, हमें नहीं पता है हमें कितना पार्ट इसका लटकाना है अच्छा। और कितना ऊपर रखना है, हमें नहीं हम्म, मालूम है। हम्म, ठीक। तो हमने लेट कर लिया कि वाई पार्ट इसका नीचे कर दिया, इधर साइड लटका दिया, और एल माइनस वाई पार्ट ऊपर रहेगा, क्योंकि टोटल लेंथ कितना है, एल। हाँ। ठीक है, टोटल लेंथ एल है, तो हम लोगों ने एल माइनस वाई पार्ट ऊपर रखा हुआ है। अब देखो, हमें मास तो पता नहीं ना, इसका पता है कहीं, नहीं। तो मास तो पता नहीं है, तो इसका एन क्या होगा, कुछ डिफरेंट आएगा, और क्योंकि ये और ये पार्ट अलग अलग है, तो ये एन और ये एम जी अलग अलग आएगा, सेम तो आएगा नहीं। हाँ। तो इस वजह से हमने क्या ले लिया, एन की जगह एन डैश ले लिया है, और एम की जगह एम डैश ले लिया है, दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है। अब देखो, ठीक। पूरी पूरी चेन एल लेंथ की है, तो मास कितना हमने लेट कर लिया, कैपिटल एम है। ठीक। लेंथ की होगी तो मास कितना आएगा इसका, एम बाई एल, आएगा कि नहीं आएगा। अगर वाई हम्म। लेंथ की है तो मास कितना आ जाएगा, एम इंटू वाई बाय एल। ये बात समझ में आई। और अगर एल हाँ माइनस वाई लेंथ है तो मास कितना आएगा, एम इंटू एल माइनस वाई अपॉन एल। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। मास निकाल लिया हमने इसका, इसका मास वाई लेंथ का मास कितना आएगा, एम इंटू वाई बाई एल, और इसका मास कितना आएगा, एल माइनस एम इंटू एल माइनस वाई बाई एल। बताओ ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। हाँ, ये तो हो गया, ठीक है, यूनिटरी अब मेथड देखो, था। अब देखो, हम लोगों ने इसका, इसके लिए एन निकाला, तो एन की वैल्यू कितनी होगी, डब्ल्यू की इक्वल होगी या एम जी के इक्वल होगी, ये एम जी। ठीक। तो इसका एम हम लोग निकाल चुके हैं, कितना था इसका एम आया था, एम इंटू एल माइनस वाई अपॉन एल, ये देखो लिखा हुआ है इसका एम, इंटू जी, ये वेट आ गया, यही तो होता है एन के इक्वल, बोलो। अरे एन इज इक्वल टू डब्ल्यू डैश होगा कि नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ। हाँ, वो तो ठीक है। ठीक है। तो और हम्म, एन की वैल्यू क्या होगी, एम जी के इक्वल होगी। ठीक। हाँ। और एम इसका क्या निकला है, इसका एम ये निकला हुआ है, ये देखो। हाँ, तो जी से मल्टीप्लाई कर तो देंगे। जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डब्ल्यू डैश की एक वैल्यू आ गई। ठीक। हाँ। और ये जो हैंग कर रहा है इसका इसका वेट या मास कितना आएगा, एम की वैल्यू क्या है, एम इंटू वाई बाई एल इंटू जी। सिंपल। ये बात समझ में आई। हाँ और हाँ हम लोग स्टार्टिंग में क्या लिख चुके हैं, म्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, डब्ल्यू के इक्वल होनी चाहिए। अगर ये एम जी की वैल्यू किसके आ जाए, इसके एफ एस के इक्वल, तो वही किया है, एफ एस इक्वल टू एम जी। ठीक। एफ एस की वैल्यू क्या होती है, म्यू इंटू एन, और ये डब्ल्यू हमें फाइंड आउट, अभी हम लोगों ने फाइंड ही आउट किया, ये डब्ल्यू किया है ना। ठीक। हाँ। दोनों को इक्वेट कर दिया। ठीक। एन की वैल्यू हम लोगों ने रख दी डब्ल्यू डैश, सारी वैल्यूज पुटअप कर दो। ठीक है, दोनों को सॉल्व करो, वहां से क्या होगा, सब कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ y की वैल्यू आ जाएगी। आप इसको सॉल्व ठीक है। करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि y ही अननोन बचेगा। ठीक। और वो आएगी हाँ म्यू इंटू एल अपॉन वन प्लस म्यू। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा सा टिपिकल था, बट आपको समझ में आया होगा। ठीक। हाँ सर। ओके। एक और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, इसमें देखो हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पर किसी एफ फोर्स जिसकी वैल्यू एम जी है, एम जी से क्या कर रहे हैं, इसको पुश कर रहे हैं, खींच रहे हैं अपनी तरफ, और दूसरा क्या है, इसको पुल कर रहे हैं। ठीक। तो इससे हमें दो चीजें क्लियर होंगी कि पुलिंग आसान होती है किसी ब्लॉक की, या पुशिंग। ठीक। तो पुशिंग। पहला के
पहले बात करते हैं, केस देखते हैं, दोनों ही केस में देखेंगे, फिर बाद में हम रिजल्ट निकालेंगे। ठीक, तो पहला केस निकालो करो। अगर ये एफ जी इधर लग रहा है, ये थीटा है, तो ये क्या निकलेगा बताओ, क्या होगा एफ बताओ। कॉस थीटा। एफ एफ कॉस थीटा लिख दें इसको, हाँ और इसको क्या लिख दें, एफ साइन साइन थीटा। ठीक, एफ बी डी बना रहा हूँ इसका। हाँ नीचे क्या लग रहा होगा, एम जी एम जी। ऊपर क्या लग रहा होगा, एन एन। इधर क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन। एफ फ्रिक्शन। ठीक, क्योंकि इधर साइड फोर्स लग रहा है ना, हाँ तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, इधर साइड लगेगा। ठीक, अच्छा एन की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी एफ बी डी में, एन प्लस एफ कॉस थीटा, है ना, एन प्लस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी है। एम जी। हाँ। तो एन की वैल्यू कितनी आएगी, एम एम जी जी माइनस एफ माइनस, कॉस थीटा। और एफ की वैल्यू कितनी दी हुई है, एम जी दी हुई है, तो लिख दें एम जी कॉस थीटा लिख दें। हाँ। ठीक, तो ये एन की वैल्यू आ गई यहाँ से। अब बताओ म्यू की वैल्यू कितनी आएगी, सॉरी फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू, एफ एस इज इक्वल टू म्यू। म्यू एस इंटू एन। अब डिपेंड कर रहा है म्यू क्या है। ठीक, म्यू एस भी हो सकता है, म्यू के भी हो सकता है, क्योंकि अगर ज्यादा फोर्स होगा तो तो म्यू मूव के कर लगेगा, जाएगा। अगर हाँ। नहीं मूव कर रहा है तो म्यू के लगेगा, तो इसको म्यू ही रहने देते हैं, हमें पता नहीं है क्योंकि। और एन की वैल्यू ये है एम जी माइनस एम जी कॉस कॉस थीटा, थीटा। यही रहने देते हैं। ठीक, तो फ्रिक्शन फोर्स निकल आया इस केस में। ठीक, फर्स्ट केस हाँ। में फ्रिक्शन फोर्स ये निकला। सेकंड केस में फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकलेगा, देखो ये ऐसे फोर्स लग रहा है ना, ठीक है, ये थीटा है, इसको और आगे बढ़ा दो। ठीक, तो बताओ ये थीटा बनेगा, बनेगा, बोलो। हाँ। ठीक, इसको और आगे ऑल्टरनेट बढ़ाया, एंगल। तो ये क्या होगा बताओ, एफ कॉस थीटा। एफ कॉस थीटा, और ये क्या होगा एफ। एफ साइन थीटा। देखो ये अभी भी फोर्स इस डायरेक्शन में ही लग रहा है, और एम जी नीचे लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, एन ऊपर लगेगा। एन ऊपर लगेगा, और फ्रिक्शन फोर्स किधर फ्रिक्शन लगेगा। फोर्स इस डायरेक्शन। ठीक, अब निकालो एन, एन इज इक्वल टू क्या होगा एफ बी डी, एन इज इक्वल टू एम जी एम प्लस जी एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा। प्लस एफ कॉस थीटा, होगा कि नहीं, हाँ। होगा। अच्छा एफ की वैल्यू वही एम जी हम रखे दे रहे एम हैं। जी कॉस थीटा। हाँ। ठीक, तो और फ्रिक्शन फोर्स कितना आ जाएगा, सीधे सीधे म्यू इंटू एम जी प्लस एम जी कॉस थीटा। एम जी क्लॉस। हाँ। बताओ किस में फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लग रहा है, इस केस में अब ज्यादा लग रहा दोनों है तो या इस सेम केस ही में, है। कहाँ इसमें माइनस आया था, अच्छा देखो, हाँ, माइनस है वो। हाँ और फिर इसमें हाँ क्या आ रहा प्लस। है, प्लस आ रहा प्लस है। आ रहा है तो तो वो बताओ, सेकंड वाले बताओ में। सेकंड वाले में ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, और हमें फ्रिक्शन हाँ। फोर्स ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए, ज्यादा। फ्रिक्शन फोर्स मिनिमम चाहिए हमें, फ्रिक्शन फोर्स मिनिमम मिनिमम, चाहिए, मिनिमम। हाँ। क्योंकि हमें बॉडी मूव करानी है ना, हम पुश कर रहे हैं। तो बताओ हम्म। ये हम्म। क्या है, पुल कर रहे हैं, घसीट रहे हैं अपनी तरफ। अच्छा हाँ सेकंड सॉरी केस सॉरी, और बार बता देंगे, मेरा क्लियर नहीं हुआ सेकंड ओके। वाला केस। सेकंड केस में हाँ देखो, हम लोग क्या कर रहे थे, ये एम जी ऐसे लग रहा था, तो इसको इस फोर्स को आगे थोड़ा सा मूव किया, ये थीटा था, तो इसके साथ ये इसका क्या बोलते हैं, इसे अपोजिट एंगल जो भी है, हाँ थीटा होगा। ठीक, हाँ। थीटा के साथ ये एफ कॉस थीटा, ये एफ हम्म साइन थीटा। ठीक, हम्म। तो दो फोर्स ये लगे, एक एम हाँ जी नीचे लगा, एन हम्म, ऊपर लगा, और एफ एस इधर लगा, इतना बना एपीडी में। हाँ ठीक, अब देखो एन इज इक्वल टू नीचे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक एफ कॉस थीटा लग रहा है और एक एम जी लग रहा है, तो एन इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ कॉस थीटा। हाँ। ठीक, ठीक, अब एफ एस की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एफ एस इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, और एन हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया, एम जी प्लस एम एफ कॉस। हाँ cos। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस आ रहा है बीच में, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा था, माइनस आ रहा था, है ना। तो बताओ कौन सा पार्ट इजी है, ए पार्ट इजी है या बी पार्ट इजी है, ए पार्ट इजी है। ठीक है, हम्म ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा पुल करेंगे, पुश नहीं करेंगे। ठीक, पुल करना इजी है कंपैरेटिवली टू पुश करना, अगर ब्लॉक हॉरिजेंटली रखा हुआ है। क्लियर, इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप देख भी हाँ सकते हो। सर। और इन्होंने पूछा भी है कि थीटा वगैरह एंगल कितना होगा, कितना एंगल थीटा से मतलब हमें चाहिए कि ब्लॉक मूव कर जाए या ऐसा कुछ। तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम फोर्स कितना है उसके अकॉर्डिंग क्या कर लेंगे, केस बना लेंगे। ठीक, हम्म। अच्छा
चलो एक काम करते हैं, इस पार्ट को सॉल्व ही करते हैं। थोड़ा सा इसमें दिख नहीं रहा होगा आपको। देखो अब इधर साइड इसमें इसका एफबीडी देख रहे हैं ए पार्ट का। ठीक, तो फर्स्ट पार्ट में क्या हो रहा होगा, इधर देखो एम जी साइन थीटा से पुल हो रहा होगा कि नहीं, ये पुश पुल कर रहा है एम जी साइन थीटा से हॉरिजेंटली। ठीक, और इधर कितना हम लोगों ने निकाला था, म्यू एन की वैल्यू कितनी आई थी, म्यू इंटू एम जी माइनस एम जी कॉस थीटा आई थी कि नहीं आई थी, बोलो। अब हाँ सर। अब मूव करने के लिए हमें क्या चाहिए, एम जी साइन थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन दिस म्यू एन होना चाहिए, तभी तो ब्लॉक मूव करेगा, अदरवाइज मूव ही नहीं करेगा। ठीक, तो वही लिखा हुआ है कि एम जी साइन थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन दिस म्यू एन, तभी ये ब्लॉक मूव करेगा। इन्होंने ब्लॉक को मूव कराने की कंडीशन पूछी थी, तो जब तक ये बड़ा नहीं हो जाएगा ये हॉरिजेंटल फोर्स, तब तक ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो अब देखो एम जी से एम जी कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, साइन थीटा, उधर बचेगा वन माइनस कॉस थीटा, और म्यू भी बचेगा। तो साइन थीटा को हम लोगों ने क्या कर लिया, फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू शुड बी ग्रेटर देन वन माइनस कॉस थीटा। या फिर इसको बस मतलब एक कंडीशन आप यहीं पर भी छोड़ सकते हो, कोई इतना इशू नहीं है, ये कंडीशन बना करके कि साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन म्यू इंटू वन माइनस कॉस थीटा, ये भी करके छोड़ सकते हो, या कर सकते हो पूरा एंगल एक साइड ले आओ, उसको भी करके आप छोड़ सकते हो। जरूरी नहीं है इतना लंबा सॉल्व करो, क्योंकि आपको अभी टिग्नोमेट्री उतनी अच्छी आती नहीं होगी, तो ये फॉर्मूलेज आपको नहीं आते होंगे। ठीक है, इस वजह से आप यहां तक भी छोड़ सकते हो। ठीक, सिमिलर केस अगर अपोजिट हो जाएगा, अगर तो फिर यहाँ पर n की वैल्यू एम जी प्लस एम जी कॉस थीटा हो जाएगी, और फिर से हमारा एम जी, और अभी भी अगर इसको मूव करना है तो एम जी साइन थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन म्यू इंटू एम जी वन प्लस कॉस थीटा होना चाहिए। तो जहां पर माइनस आ रहा था वहां पर बस प्लस हो जाएगा, बाकी सारे केसेस सेम रहेंगे फॉर द मोशन ऑफ द ब्लॉक। ओके, ठीक है। एक काम करो, पहले ये पढ़ते हैं कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। देखो अगर जैसे कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि अगर अप्लाइड फोर्स इधर लग रहा है किसी ब्लॉक पे, तो एम जी नीचे लगेगा कॉन्टिन्यूसली, एन ऊपर लगेगा, ये हमें पता ही है। और इसके अलावा एक नया फोर्स हम लोगों ने पढ़ा है कि एफ एस या एफ एल इधर लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा। अच्छा, तो अब देखो नेट फोर्स ये अपोज करने वाला क्या क्या लग रहा है, अपोज करने वाले दो फोर्स लग रहे हैं, या फिर एक्शन का रिएक्शन फोर्स दो जगह हो रहा है। एक तो ये एन और दूसरा एफ एल, ये क्या कर रहा है, ये इस कांटेक्ट की वजह से लग रहा है। अगर ये कांटेक्ट ना होता तो ये दोनों फोर्सेस ना लगते। एन भी कांटेक्ट फोर्स होता है, हम लोग बात कर चुके हैं, और एफ एल भी कांटेक्ट फोर्स ही होता है। अगर कांटेक्ट नहीं होगा तो ये फोर्स नहीं लगेगा। तो ए, सिर्फ ये फोर्स लगाने से, और ये तो हमेशा लगता ही लगता है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा, तो इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा एन और एफ एल का। वो रिजल्टेंट हम लोगों ने फोर्स निकाला, रिजल्टेंट ऑफ एफ एन एल एल। तो ये जो नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाता है, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बताओ समझ में आया एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, बोलो। नहीं। नहीं आया। देखो सिंपल है, इसका एफबीडी बनाया हमने, इसके एफबीडी में एक फोर्स अप्लाई इधर से किया, एम जी नीचे लग रहा है, एन ऊपर लग रहा है, और एफ एस इधर लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, ये दोनों क्या है, अपोजिंग फोर्स हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, एन और एफ एल का। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में आया, लेट किया, ये डायरेक्शन में रिजल्टेंट आया। तो जो रिजल्टेंट के साथ जितना एंगल एन के साथ बन रहा है, यही हमारा क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। ठीक, अब चीज क्लियर हो गई। हाँ। ओके, तो एक क्वेश्चन करना है आपको, सिंपल सा नीचे लिखा हुआ है, अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 49 न्यूटन is just able to move a block of wood weighing 10 kg on a rough horizontal surface. Calculate the coefficient of friction as well as angle of friction. दोनों ही चीजें आपको फाइंड आउट करनी है, म्यू एस भी फाइंड आउट करना है और एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी फाइंड आउट करना है। म्यू इज इक्वल टू tan थीटा होता है, क्या होता है,
म्यू इज इक्वल टू tan थीटा, ये याद रखना, ठीक है, FL/n, और वो क्या होता है म्यू एस, ठीक। तो म्यू इज इक्वल टू tan थीटा होता है। सर 0.5 आ गया कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना आया 0.5, और ये किसके 0.5 इक्वल होता हाँ। है tan थीटा या tan लैम्डा, जो भी लिख सकते हो, ठीक। तो हम्म, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स 0.5, तो ये हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगा, जो भी इसका वैल्यू है, ठीक है, जो भी इसकी वैल्यू है ठीक वो है हम लोग सर। देख लेंगे। क्लियर। हाँ सर। अच्छा, अब एक पार्ट हम लोगों ने इसका किया हुआ था वेज वाला, वेज वाले पार्ट में क्या था कि हम लोग अभी तक जो पढ़ रहे थे उसमें क्या हो रहा था कि सारा चीज, जितना भी चीज हो रहा था वो विदाउट फ्रिक्शन हो रहा था, ठीक। अब एक एक्सटर्नल फोर्स क्या ऐड होगा हर जगह पे, हर क्वेश्चन में, ठीक है। हेलो, हेलो। सर आपकी आवाज इको हो गई थी मेरे ख्याल से शौर्या के उससे, तो वो ओके ओके, लेफ्ट, तो या उसका वो एक अकाउंट लेफ्ट हो गया, अभी एक पे है। ठीक ठीक ठीक, तो मतलब देख रही होगी ना। हाँ। ओके, मैं आगे पर बताता हूँ। तो इसमें एक एक्सटर्नल फोर्स, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग लगा चुके हैं ना बहुत सारे। तो बस इस सेम क्वेश्चन में बस एक फोर्स कौन सा ऐड हो रहा है, ये वाला फोर्स ऐड हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। बाकी चीजें हम लोग सब पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक। तो अब देखो इस ब्लॉक का बीडी बनाओ, तो नीचे क्या लग रहा होगा mg लग रहा होगा, और क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये क्या बनेगा mg cos थीटा, ऊपर इसके क्या लग रहा होगा, इस प्लेन के नॉर्मल नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा है, और ये mg cos थीटा, तो ये क्या लगेगा mg sin थीटा। अब देखो ये mg sin थीटा लग रहा है, तो इसको अपोज करने के लिए कौन सा फोर्स लगेगा, एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ठीक। और उसकी वैल्यू क्या होगी, म्यू इंटू एन होगी, ये हम लोग पढ़ चुके हैं अभी अभी, ठीक है। बस यही चीज नई ऐड हुई है, बाकी सारी चीज हम पहले ही से पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर अगर लेट कर लिया कि ये mg sin थीटा ज्यादा हुआ, अगर ये ज्यादा हुआ इससे, तो ये क्या करेगा इधर साइड मूव करेगा, और लेट किया कितने एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है a, ठीक है। तो हम लोग इक्वेशन क्या बनाते थे, mg sin थीटा माइनस दिस इज इक्वल टू ma बनाते थे, याद आ रहा है। तो वही इक्वेशन बनाया हम लोगों ने, mg sin थीटा माइनस f इज इक्वल टू ma, या एफ नेट, या इसको ma भी लिख सकते हैं, ठीक। सेकेंड लॉ जब भी लगाएंगे तो ma इज इक्वल टू क्या आ गया, mg sin थीटा माइनस म्यू के इंटू एन, और इसकी वैल्यू क्योंकि म्यू के इंटू एन होती है, अगर क्योंकि म्यू के क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये काइनेटिक हो जाएगा, मोशन में आ जाएगा, इसलिए म्यू के लिख रहे हैं, ओके, ठीक। अब mg sin थीटा ये है, और mg cos थीटा क्या है, ये n की वैल्यू mg cos थीटा है, तो mg कॉमन ले लो, तो sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा आ गया, mg कॉमन ले, sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा, m से m कैंसिल आउट हो गया, तो a की वैल्यू कितनी आई एक्सेलरेशन की, g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, और यहाँ पर एक्सेलरेशन हमेशा क्या कम होगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अब देखो पहले कुछ और आता था ना, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के लिए पहले फॉर्मूला कुछ और यूज करते थे डायरेक्टली, है ना। अब क्या करेंगे, अब वैसे फॉर्मूला हम लोग नहीं यूज करेंगे, अब हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा जब भी फ्रिक्शन की बात होगी, ओके। अच्छा, ये पुली वाला सिस्टम हम लोग पढ़ चुके हैं नॉर्मली, सारी चीज पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं, सब कुछ वैसा ही रहेगा बस, क्योंकि ये देखो यहाँ पर एक सरफेस में है, तो एक फोर्स किधर लगेगा, इधर साइड लगेगा, और वो क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, बस इतना ही फोर्स आपको ऐड करना है, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, ठीक। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, इसका एफबीडी बनाते हैं, तो इसके एफबीडी में क्या बनेगा, देखो टी माइनस दिस इज इक्वल टू m1a होगा कि नहीं, क्योंकि ये एक्सेलरेट कर रही है इधर, तो टी माइनस ये एफ एस की वैल्यू म्यू इंटू m1g इज इक्वल टू m1a, तो ये इक्वेशन 1 हो गई। सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड एफबीडी इसका बनेगा mg माइनस टी इज इक्वल टू m2a, तो mg माइनस टी इज इक्वल टू m2a, सेकेंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, फिर एक्सीलरेशन की वैल्यू उठा के यहाँ पुटअप कर दो तो टी वैल्यू आ जाएगी, सब चीज वैसे ही है ना। बस एक चीज ऐड हो रही है, फ्रिक्शन फोर्स, बाकी सारा वैसा ही का वैसा ही रहेगा। क्लियर हो रहा है। हेलो श्रेया, सौर्या, कुछ बोलो। यस सर। ओके, तो सारी चीजें वैसे ही रहने वाली हैं, ठीक। ओके। चलो
एक क्वेश्चन करो जरा। A block of mass 1 kg is rest on an incline as shown in figure. ठीक है, what must be the friction force between the block and the incline if the block is not sliding along the incline line when the incline accelerating to the right at 3 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये एक्सेलरेट कर रहा है ए की वैल्यू 3 मीटर पर सेकेंड से, नीचे वाला ब्लॉक, समझ रहे हो, ये वाला ब्लॉक 3 मीटर पर सेकेंड से इधर की तरफ जा रहा है, तो ये क्या होगा सर इधर शौर्य साइड। का लेफ्ट हो गया तो आप। अच्छा, तो 5 बजे से आप लोगों की क्लास है? नहीं नहीं, आज तो कोई क्लास नहीं। एक मिनट, स्कूल का हम चेक कर लें, लेकिन स्कूल का भी शायद नहीं है। हाँ, स्कूल का भी नहीं होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग वेट कर लेते हैं, आ जाएगी अभी शौर्या। आप अपना माइक बंद कर लो श्रेया। अच्छा, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है श्रेया? पढ़ो। ये क्या कर रहा है, ब्लॉक 3 मीटर पर सेकेंड से इधर मूव कर रहा है, ठीक है। अगर ये रेस्ट पे रहता तो ये अपने आप ही क्या आ जाता, इधर साइड नीचे की तरफ आने की कोशिश करता, अगर ये रेस्ट पे, अगर ये ब्लॉक ना मूव कर रहा होता। बट अब अगर ये ब्लॉक इधर मूव कर रहा है तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, इस पे फोर्स किधर लग रहा होगा, इधर साइड लग रहा होगा, लग रहा होगा कि नहीं लग रहा हाँ। होगा, एक्शन रिएक्शन फोर्स, ठीक है। तो इधर एम ए लग रहा होगा, इस पे इसका एपीडी बना रहे हैं, एम जी नीचे लग रहा होगा, नॉर्मल किधर लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा नॉर्मल फोर्स, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, फ्रिक्शन फोर्स निकालना है। फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा होगा बताओ, फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि ये इधर मूव नहीं कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा होगा, इधर, ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है, ठीक। तो आप एक काम करिए, जब तक वो नहीं आ रही है तब तक आप ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। चलो श्रेया, मैं तुम्हें ये क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर आज यहीं पर खत्म करता हूँ, ओके। हाँ सर, वो शौर्य ठीक, का भी मैसेज आया था कि उसका नेट एकदम से चल नहीं रहा है, अब ज्वाइन नहीं हो रहा है उसका। ठीक है, ठीक है। तो हम्म। आज मैं बस यही ये क्वेश्चन बता करके खत्म करता हूँ। हम्म। देखो, तो इसमें क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स हमने लेट कर लिया, इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, एपीडी हमने बना ही लिया है। एम जी का क्या कर लो, ये थीटा है तो ये क्या बनेगा, एम जी कॉस थीटा, और ये एम जी साइन थीटा, ठीक। ये देखो, इसमें इसमें चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये देखो, एम जी नीचे लग रहा था, ये 37 डिग्री एंगल है तो ये थीटा बनेगा, तो ये क्या आएगा, एम जी कॉस थीटा, और ये एम जी साइन थीटा आएगा, क्लियर। हाँ और ये हाँ। एन एन ऊपर की तरफ लग रहा है, और क्योंकि ये ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से इधर जा रहा था तो फोर्स किधर लग रहा था, इस डायरेक्शन में, ए एक्सेलरेशन से लग रहा था, ठीक। हाँ। इसको भी क्या कर लो, दो पार्ट में डिवाइड कर लो, तो ये जब दो पार्ट में डिवाइड होगा तो ये थीटा बनेगा, ये थीटा बनेगा, तो ये क्या होगा, एम ए कॉस थीटा, और ये वाला यहाँ पर आएगा एम ए साइन थीटा, साइन थीटा। ठीक। अब यहाँ से n की वैल्यू निकालो, तो n इज इक्वल टू क्या आएगा, एम ए साइन 37 प्लस एम जी साइन 37
आएगा कि नहीं आएगा? हाँ बोलो। ये देखो n की वैल्यू m, दोनों का एडिशन, तो n की वैल्यू निकाल ली हम लोगों ने यहाँ से। ठीक, अब हाँ हाँ देखो ये क्या निकलेगा, और इस डायरेक्शन में एफ भी एक फोर्स लग रहा होगा, ये याद रखना है ना, फ्रिक्शन फोर्स एफ लग रहा होगा ऊपर की तरफ, क्योंकि ये इधर नीचे की तरफ ना जाए। ठीक, तो इधर क्या लग रहा है, एम जी साइन 37 इज इक्वल टू एफ एस प्लस एम ए कॉस 37। समझ में आया? एम जी साइन 37 इज इक्वल टू एम ए कॉस 37 प्लस एफ एस। दो फोर्स है ना इधर, और इधर सिर्फ एक सिंगल फोर्स। ठीक, तो यहाँ से सिर्फ एफ अननोन है। ठीक है, एन की वैल्यू पता ही चल गई है, हाँ, तो या फिर फाइंड आउट हो जाएगा एफ। फाइंड आउट हो जाएगा। एफ हाँ की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू इंटू एन, सिंपल। ठीक, ठीक है, या फिर आप यहीं से निकाल लोगे। ठीक है, हाँ। यहाँ से आप निकाल लोगे, सिंपल केस है। एफ की वैल्यू इंटू वन एन से। सेकेंड केस में क्या कह रहा है, व्हेन द लीस्ट वैल्यू ऑफ म्यू एस व्हिच कैन हैव फॉर दिस टू हैपन। ओके, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ सर, आ रही है। तो कुछ नहीं, बस म्यू की वैल्यू निकालनी है, तो एफ अपॉन एन हो जाएगा, हो गया। हाँ बस इतना सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज यहीं रखते हैं। ओके, ओके सर, ओके, बाय। थैंक यू। हेलो।